हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, मज़े में हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा। ये सब लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। राइट बच्चों, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी एक बॉडी के अंदर तभी स्टोर होती है जब हम उसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं, किसी फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं तब वो एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होती है। तो अगर आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी वो एनर्जी। उसी तरीके से अगर हम किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, तब जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उस एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। मैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर इस मार्कर को यहां से उठाकर और यहां लेकर जाऊं तो समझिएगा इस दौरान क्या होगा। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और इसके ऊपर कुछ वर्क किया है। जब मैं वर्क करूंगा तो मैं अपनी कुछ एनर्जी लूज करूंगा। जो एनर्जी मेरी लूज हो रही है वो एनर्जी कहां जाएगी? इस मार्कर के ऊपर वर्क हुआ है तो इस मार्कर के अंदर एनर्जी चली जाएगी। तो जो एनर्जी इस मार्कर के अंदर स्टोर हो रही है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। लेकिन चूंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किए हैं, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझने जा रहे हैं। इसमें दो अलग अलग केसेस हम लोग लेने जा रहे हैं। एक तो वो केस होगा जहां पर कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो एक ऐसे रीजन में जहां पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और एक आप उसे मूव करोगे ऐसे रीजन में जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। राइट, तो मैं केस 1 कर रहा हूं, इसका मतलब भी आपको समझाता हूं। केस 1 जो हमारा है बच्चों, वो है कि व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है। तो सपोज करिए कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज RE, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि इनिशियली यहां पर प्रेजेंट है A पॉइंट पर, और A पॉइंट का जो पोजीशन है, अगर हम अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट देखें, अर्थ के सरफेस से अगर इसकी हाइट देखें तो मान लीजिए कि इसकी हाइट है h1, यानी इसका पोजीशन A पॉइंट का पोजीशन क्या होगा बच्चों? h1। और यहां से हम इसे उठाकर और लेकर जा रहे हैं B पोजीशन पे, जहां B पोजीशन की जो हाइट है सरफेस से वो है h2। बात समझ आ रही है बच्चों? हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर O है और इसका रेडियस RE, और हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट, कितने मास का ऑब्जेक्ट है बच्चों? एक m मास का ऑब्जेक्ट है। इस m मास के ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो इनिशियली ये A पॉइंट पर प्रेजेंट था, यानी से यहां पर अगर प्रेजेंट है तो ये A पॉइंट पर प्रेजेंट है।
यहां से उठाकर मैं इसे दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं, ये बी पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट का अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो h1 है, और जब हम इसे उठाकर लेकर जा रहे हैं तो हम इसे बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, और यहां पर इसकी हाइट जो है वो h2। क्लियर है? तो हमने इसे ए पॉइंट से उठाकर और हम इसे बी पॉइंट तक लेकर गए। इनिशियल पोजीशन इसका h1 और फाइनल पोजीशन इसका h2। अब समझिएगा ये h1 ए और बी पोजीशंस कैसे हैं। ए एंड बी आर पॉइंट्स close to the surface of earth, close to the surface of earth, so that acceleration due to gravity at A and B is constant। ठीक है बच्चों, ए और बी जो है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अर्थ के सरफेस से बहुत नजदीक हैं, यानी h1 h2 हाइट बहुत कम है। ठीक है, h1 जो है वो आपका अर्थ के रेडियस से काफी कम है, और h2 जो है वो भी आपके अर्थ के रेडियस से काफी कम है। ये दोनों पॉइंट अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक प्रेजेंट है, और नजदीक प्रेजेंट होने की वजह से ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बी पॉइंट पर भी लगभग वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में कांस्टेंट। अब समझिएगा जब m मास का ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर प्रेजेंट है, मैं यहां पर थोड़ा अलग से शो कर रहा हूं, ये ए पॉइंट जो है यहां पर जब m मास का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब इसके ऊपर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा बच्चों। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आपको इस m मास के ऑब्जेक्ट को a पॉइंट से उठाकर और b पॉइंट तक लेकर जाना है। तो जाहिर सी बात है इस दौरान आपने कुछ ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया होगा। कितना फोर्स लगाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ? हम लोग ऊपर की तरफ भी mg अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। आप जानते हैं नेट फोर्स अगर 0 है और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाकर इसको मोशन में ले आइए, फिर अपने फोर्स को mg के बराबर कर दीजिए, राइट। तो mg फोर्स लगाकर आप इसे a पॉइंट से b पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो आपने कितना फोर्स लगाया है? आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बच्चों वो आपने mg के बराबर लगाया है, राइट। और इसको आप कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं? a पॉइंट से b पॉइंट तक। तो इस दौरान जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा x, वो क्या हो जाएगा भाई? इसका फाइनल पोजीशन है h2 हाइट पर और इनिशियल पोजीशन है h1 हाइट पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h2 माइनस h1, राइट। तो आपने कितना वर्क किया है? वर्क डन ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन हमारा कितना निकल कर आएगा? वर्क डन जो हमारा होता है बच्चों वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, राइट। अब जरा समझने वाली बात है कि हमने फोर्स किधर लगाया है? हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है थीटा वो हमारा 0 डिग्री है। और जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? 1। यानी कि हमारा जो वर्क है वो वर्क हमारा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। cos थीटा हमारा 1 के बराबर है। कितना वर्क, कितना फोर्स हमने लगाया है? mg फोर्स लगाया है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोड्यूस किया है? h2 माइनस h1, इतना डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोड्यूस किया है। सो देयरफॉर द वर्क डन बाय अस इज इक्वल्स टू mg h2 माइनस mg h1। और यही जो वर्क हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इस वर्क को करने के दौरान हम अपनी कुछ एनर्जी यूज कर रहे हैं, और जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जा रही है? इस m मास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जा रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसे हम u सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो अब एक केस समझिए कि इन केस अगर हमारा h2 h के बराबर
और h1 अगर 0 के बराबर है, कहने का मतलब h1 0 का मतलब क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा वर्क है बच्चों ये क्या हो जाएगा, mg h2 की जगह हम लोग h लिखेंगे और h1 की जगह 0 लिखेंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। दैट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो mg h के बराबर होगा। लेकिन ये किस केस में, ये उस केस में है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट होता है और ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करते हैं तो वो दोनों पॉइंट अर्थ के सरफेस से बहुत नजदीक प्रेजेंट होते हैं, यानी उनकी जो वैल्यू है वो अर्थ के रेडियस से कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस कंडीशन आप mg वर्क फोर्स लगा रहे हैं और h2 h1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, थीटा उसके बीच का 0 है, इसलिए वर्क आपने किया mg h2 h1 यानी mg h2 mg h1, और ये जो वर्क आपने किया ये वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो अगर आपका h2 h के बराबर है और h1 यानी कि आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अगर उठाकर लेकर जा रहे हैं तब आपने वर्क करना पड़ेगा mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो आपके हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, और हाइट जो है बच्चों अलग-अलग हाइट पर पोजीशन अलग-अलग होता है। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, राइट। इस केस को नोट कर लीजिए, फिर अगला केस हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों ये सेकंड केस हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। हमने पहला केस डिस्कस किया था कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमारा कांस्टेंट होता है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वेरिएबल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या है बच्चों, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वेरिएबल है तो उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा। अच्छा, जब कांस्टेंट था तो हमने क्या कंसीडर किया था कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है वो दोनों पॉइंट अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक प्रेजेंट होंगे। वेरिएबल कब होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब वैल्यूज, जब दोनों पॉइंट्स जो वो अर्थ के सरफेस के नजदीक ना प्रेजेंट होकर दूर प्रेजेंट होंगे। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करेगी। हमने पढ़ा था वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे स्मॉल g into 1 minus 2h upon radius of earth इसके बराबर होता है। जैसे जैसे h आपका बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होती है। तो सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है बच्चों। और हमारे पास एक पॉइंट है A जहां पर कि एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, और इस A पॉइंट का जो पोजीशन है वो अर्थ के सरफेस से h1, या सपोज कर लिए कि अर्थ के सरफेस से नहीं बल्कि हम अर्थ के सेंटर से देखते हैं, अर्थ के सेंटर से इसकी जो दूरी है बच्चों वो हम लोग मान लेते हैं कि r1 के बराबर। कितना है, r1 के बराबर, ठीक है। अर्थ के सरफेस से कितनी दूरी पर है ये, r1 डिस्टेंस पर है ये। और इस m मास के ऑब्जेक्ट को हमें A पॉइंट से उठाकर, सपोज करिए कि ये आपका इंफिनिटी पॉइंट है और आप इसे A पॉइंट से उठाकर और B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, जहां B पॉइंट की जो दूरी है अर्थ के सेंटर से वो बच्चों हमारा r2 के बराबर है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। फिर समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सेंटर से स्मॉल r1 डिस्टेंस की दूरी पर है। यहां से हम इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को उठाकर और B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, जहां B पॉइंट की दूरी अर्थ के सेंटर से स्मॉल r2 के बराबर है। देखिए जो स्मॉल r1 है वो भी आपका अर्थ के रेडियस से ज्यादा है और स्मॉल r2 जो है वो भी आपके अर्थ के रेडियस से ज्यादा है। और देखिए r1 r2 काफी दूर दूर प्रेजेंट है। ये देखिए ये अर्थ के सरफेस के पास प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं, लेकिन ये देखिए लगभग लगभग इंफिनिटी के पास प्रेजेंट है, काफी दूरी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप
m मास को a पॉइंट से b पॉइंट पर लेकर जाएंगे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है बच्चों वो आपकी वेरी करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए एक आइडिया है। आइडिया ये है कि मैं बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, मैं बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं C, जिसकी दूरी अर्थ के सेंटर से लेटर से स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, जिसकी दूरी अर्थ के सेंटर से कितना है, स्मॉल r के बराबर है। अच्छा, जब आप स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को a से b तक लेकर जाएंगे तो कभी ना कभी तो आप C पॉइंट पर पहुंचेंगे ना बच्चों। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पहले C पॉइंट पर ना फोर्स निकाल ले रहे हैं कि इस स्मॉल m मास पर जब ये C पॉइंट पर होगा तब इस पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन स्मॉल m एट C, कितना फोर्स लगेगा स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये C पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। तो देखिए, जब ये C पॉइंट पर प्रेजेंट हो तब इसकी दूरी स्मॉल r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा G इनटू, अगर अर्थ का मास हमारा है me, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, अपॉन जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच का वो स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर। इतना फोर्स इस m मास के ऊपर C पॉइंट पर लगना चाहिए बच्चों, राइट? अच्छा, चलिए इतना फोर्स इसके ऊपर लग गया। अब जाहिर सी बात है यहां पर इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर इसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे। जब हम इसे मूव करेंगे तो थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे, फोर्स लगाना पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, यानी हमने कुछ वर्क किया है। तो सपोज करो कि इसे हम C पॉइंट से उठाकर और D पॉइंट तक लेकर जाते हैं, जहां C और D के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो सपोज करें डिस्प्लेसमेंट हमारा dr के बराबर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो C पॉइंट पर जब ये स्मॉल m मास प्रेजेंट है तब इस पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमने निकाल लिया, और अब इसे इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क करना पड़ा है उस वर्क को हम निकाल लेते हैं। वर्क डन टू डिस्प्लेस स्मॉल m बाय dr। ठीक है, ये जो वर्क हमें करना पड़ेगा बच्चों dw, ये वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारा हो गया g इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास अपॉन r स्क्वायर, इतना फोर्स लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा dr है, राइट? अब समझिएगा कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है ये ऊपर की तरफ है, फोर्स भी हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos थीटा हमारा नहीं है, cos 0 1 होता है। चलिए ये वर्क तो हमने थोड़ा सा जो वर्क किया वो निकाल लेंगे बच्चों। अच्छा, लेकिन हम इसे डिस्प्लेसमेंट तो A पॉइंट से B पॉइंट तक, यानी सेंटर से R1 दूरी से सेंटर से R2 दूरी तक लेकर जा रहे हैं, तो टोटल वर्क जो हमें करना पड़ा वो कैसे निकल कर आएगा, ये थोड़ा सा वर्क हमारा निकल कर आ गया। इस वर्क को अगर मैं R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो अभी ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से एक बार समराइज करूंगा। तो टोटल वर्क डन जो हमारा है बच्चों, टोटल वर्क डन W, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ G इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। अच्छा, कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं, सेंटर से R1 दूरी से लेकर सेंटर तक के R2 दूरी तक। तो इस केस में हमारा टोटल वर्क निकल कर आ रहा है बच्चों, उसमें G इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, और ये हमारा हो गया 1 बाई r स्क्वायर dr। कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। अच्छा, 1 बाई r स्क्वायर की जगह क्या मैं r टू द पावर -2 लिख सकता हूं? भाई r स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेकर आए तो साइन चेंज हो गया, +2 था नीचे, ऊपर आकर -2 हो गया। इसको जरा इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा हो गया g इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू r रेज़ टू द पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन r, है ना, r टू द पावर -2 + 1।
अपॉन -2 + 1 ये हो जाएगा -1 अपॉन r r1 से r2 तक। ये होता है ना इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx, ये हमारा होता है x रेज़ टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये फार्मूला है बच्चों। तो n यहां पर कितना है -2, तो -2 + 1 ये हो जाएगा x टू द पावर -1, ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन x, यहां r है तो 1 अपॉन r, और -2 + 1 ये हो जाएगा -1, उसी का माइनस साइन यहां दिख रहा है। अब अगर मैं r2 और r1 यहां पुट करूं तो देखिए क्या होगा, मैं इस माइनस को बाहर ले रहा हूं, -g * मास ऑफ अर्थ * मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और बचा क्या 1/r, ये माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया ना, r2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन r2, और r1 पुट करेंगे तो -1 अपॉन r1। ये जो वर्क हम कर रहे हैं बच्चों, ये वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाना चाहिए, राइट? ऑलराइट, तो अब एक केस देख लीजिए। केस ये है कि इफ हम कहां से लेकर जा रहे हैं, ए पॉइंट से जिसकी दूरी r1 है, राइट? अगर ये r1 जो हमारा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होता, राइट? या ठीक है, इन केस अगर सपोज करें कि r1 की वैल्यू अगर हमारे 0 नहीं लेंगे, अगर r1 हमारा इंफिनिटी होता, मान लेते हैं r1 हमारा क्या था बच्चों, अगर r1 हमारा इंफिनिटी होता, यानी कि अच्छा नहीं, नॉट r1, ये r2 है, ये r1 है, अगर r2 हमारा इंफिनिटी होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहां तक उठाकर लेकर जा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी तक उठाकर लेकर जाएंगे तो उस केस में जो वर्क हमारा है वो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा वर्क हमारा कितना आएगा, वर्क हमारा आ जाएगा -g me * मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, r2 की जगह अगर मैं इंफिनिटी रख दूं तो 1 अपॉन r2 0 हो जाएगा ना, तो ये जो माइनस साइन आएगा वो इसका प्लस हो जाएगा, और अपॉन r, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जब आप इंफिनिटी तक एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं। हालांकि यहां पर देखिए इस वर्क में एक नेगेटिव साइन आपका इंक्लूड हो रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है वो अट्रैक्टिव होता है, और जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तब अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? हमने क्या किया यहां पर समझिएगा, एक पॉइंट ए जिसकी सेंटर से दूरी r1 है, वहां से हम एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं जहां सेंटर की दूरी r2 है, इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को, राइट? तो इसमें हमने दिमाग क्या लगाया कि भाई हमें ना a से लेकर b तक यानी r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस तक ले जाने के लिए टोटल जो हमने वर्क किया वो वर्क हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। तो हमने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर कितना फोर्स लग रहा है ये फोर्स निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क निकाल लेंगे। और आपको पता है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर थोड़ा सा छोटे से रीजन में आपको वर्क पता चल गया है तो आप उस वर्क को अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट करें, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपने ए से लेकर बी तक ऐसे dr छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट आपने कंसीडर किए, हर डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क निकालकर सबको अगर आप ऐड कर देंगे टोटल वर्क निकल जाएगा यहां से यहां तक, राइट? तो भाई अब उतना तो डिस्प्लेसमेंट dr क्योंकि बहुत छोटा है तो ये बहुत सारे dr हो जाएंगे ए से बी तक, उनको ऐड करना तो मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि एक पॉइंट को इंटरमीडिएट लेकर c जिसकी सेंटर से दूरी स्मॉल r है, यहां पर हमने फोर्स निकाल लिया, उसको dr डिस्प्लेसमेंट मूव करने के लिए हमने वर्क निकाल लिया, और उसके बाद फिर इस वर्क को हमने इनिशियल पोजीशन r1 से फाइनल पोजीशन r2 तक इंटीग्रेट कर दिया। ये टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया, यही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब नोटिस कीजिए अगर r2 हमारा इंफिनिटी है, r2 हमारा कितना है इंफिनिटी है, तो r2 की जगह इंफिनिटी पुट में 1 बाय इंफिनिटी 0, ये टर्म हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट को किसी r1 पोजीशन से, ये यूं कह लीजिए कि r पोजीशन से इंफिनिटी तक लेकर जाने में जो हमें वर्क करना पड़ा है, ये हमें इतना वर्क करना पड़ा। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होगा? पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, G * me * m/r।
r अर्थ के सेंटर से दूरी है। अगर यहां मैं इंफिनिटी रखूंगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। राइट, क्लियर है। अच्छा, ये इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं इसलिए हमारा ये आ रहा है। वैसे जनरल फॉर्मूला जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी का हमारा है यहाँ पर, वो समझिए पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा है -g इंटू me इंटू m अपॉन r। राइट, ये माइनस साइन आ रहा है ना, अगर मान लीजिए मैं इसको हटा दूं, सिर्फ इसी को लिखूं, तो -g me m अपॉन r, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ये तो आप इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं, फाइनल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमारा होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी है, और होता है माइनस इनिशियल। तो इनिशियल में अगर प्लस आ रहे हैं, यानी कि 2 माइनस है, एक माइनस जो माइनस इनिशियल का है, ठीक है, और एक माइनस इसका ओरिजिनल, तो ये -gm अपॉन r हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और याद से यहां तक का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको अच्छे से पढ़